शनि मीन में प्रवेश किए, षडग्रही योग बना, पिशाच योग बना। इन 6 ग्रहों के सामने केतु थे, उसको मंगल भी देख रहे थे, उनको गुरु भी देख रहे थे। यानी 9 ग्रह पूरे के पूरे आपस में उलझ गए और वो ट्रिगर पॉइंट था। तो अंकल, आप कहना चाहते हो 2025 का जो सेकेंड हाफ या जो भी अब बचे हैं कुछ महीने, उसमें भी उतार चढ़ाव, ऐसी ही डिफिकल्टी दिखने वाली है? बिल्कुल, कोई राहत नहीं दिखती है। अच्छा। बड़ी भयंकर समस्याएं दिख रही हैं, नेचुरल कैलेमिटीज दिख रही हैं, ज्वालामुखी फटते दिख रहे हैं, सुनामी दिख रही है, बड़ी मारकाट दिख रही है। ट्रम्प की सनकी हुई है और ये लंबी चलेगी सनक, उसकी लगभग 1 साल और चलेगी। और मोदी जी की क्या फेट होएगी? मोदी जी 2029 में फिर प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। पंडित नेहरू जी का 17 साल का रिकॉर्ड बीट हो जाएगा। उसके बाद ये ग्रेसफुली अपनी पोजीशन छोड़ेंगे और इनकम्बेंट कौन होगा, सोचिए। अक्सर लोगों को आप क्या उपाय बताते हो जब उनका शनि वक्री है या राहु वक्री है? कोई जेनरिक थोड़े उपाय जो लोग कर सके? बिल्कुल कर सकते हैं जेनरिक, और उससे मतलब लाभ अगर नहीं भी हुआ ना तो नुकसान नहीं होगा, बट लाभ होगा भी जरूर। तब से शनि की है सबसे पहला। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसे 3 उपाय कर सके दिवाली के समय जिससे हमको लगता है कि संपत्ति और वेल्थ हमारी जिंदगी में बनी रहे या आए, तो वो क्या होंगी? जब हम किसी के पास जाते हैं तो हम तो ये पूछते नहीं कि आपने लाल किताब के हिसाब से देखा या वैदिक के हिसाब से देखा, बट दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि आप दोनों को स्टडी करते हो। वैदिक के हिसाब से कुंडली बनती है, उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं, लगन, राशि और नक्षत्र। अब लाल किताब ये कहती है कि कुंडली तो वैदिक से ही बनेगी, वही फॉर्मूला है, लेकिन मैं ना तो राशि में बिलीव करती और ना नक्षत्र में बिलीव करती। तो काफी बारी जैसे आप कहते हो इनकी कुंडली में पितृ दोष है, तो ये क्या होता है? किसी चीज में रुचि रहे ना रहे, अपना भाग्य, अपनी किस्मत जानने में सबको रुचि रहती है, और सबको ये जरूर जानना है कि आगे हमारे रिश्ते कैसे होंगे, क्या हमारी जिंदगी में पैसा आएगा कि नहीं। तो आज का जो मेरा पॉडकास्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक यूजुअल एस्ट्रोलॉजी पे या प्रेडिक्शंस पे सिर्फ पॉडकास्ट नहीं है। यहाँ हम जानेंगे कि लाल किताब, इसका रहस्य क्या है, उसमें जो उपाय दिए गए हैं वो आप कैसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। और क्योंकि दिवाली आ रही है और सबको लक्ष्मी जी की पूजा करने का, दिवाली के समय सबको अपने घर साफ करने का, लक्ष्मी की कहते हैं ना कि इच्छा होती है कि लक्ष्मी हमारे घर पधारे, तो इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, आज के पॉडकास्ट में हम कुछ ये बातें जरूर डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो मेरे एक आज के गेस्ट हैं वो एक लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और एक इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, और आपने इनके कई पॉडकास्ट देखे होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आपको वो पॉडकास्ट सुन के बहुत ही मजा आया होगा। तो आइए आज मिलते हैं डॉक्टर राकेश कथुरिया जी से। थैंक यू सर, आप पॉडकास्ट में आए हमारे। नमस्कार। हमारे पॉडकास्ट का नाम समझे क्या है, तो मैं चाहूंगी कि आप अच्छे से लोगों को समझा दें आज कि वो क्या कर सकते हैं कि जिससे उनकी जिंदगी थोड़ी सी अच्छी और बेहतर बीत सके। क्योंकि क्यों मैंने इससे शुरुआत की, क्योंकि 2025 की शुरुआत जैसे हुई है, सब थोड़े से हिले हुए हैं, डरे हुए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल फ्रंट पे हो चाहे वो पर्सनल फ्रंट पे हो। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये 2025 के बादल जो अभी मंडरा रहे हैं, क्या ये रहेंगे? क्या ये 2026 में कंटिन्यूएशन में जाएंगे या समय बेटर होने वाला है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न पूरे संसार में हर एक से कंसर्न है, इंडिविजुअल एज वेल एज मुंडेन। और इस साल में बहुत बड़े बड़े ग्रहों के परिवर्तन हुए। शनि जी का परिवर्तन हुआ 29 मार्च को, वो अपनी कुंभ राशि से मीन राशि में गए, वायु तत्व की राशि से जल तत्व की राशि में गए। और 28 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हुआ, राहु आ गए कुंभ राशि में और केतु आ गए सिंह राशि में। और राहु और शनि का द्विद्वादश योग हो गया, केतु हो गया षडाष्टक में शनि जी के साथ। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। और गुरु जी का परिवर्तन 14 मई को
वृषभ से मिथुन राशि में हुआ और उसमें वो अतिचारी चल रहे हैं और अक्टूबर में वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 40 दिन कर्क में रह के वक्र गति से पुनः मिथुन में आएंगे। तो ये 4 मेजर जो चेंजेस थे और जिस समय शनि मीन में प्रवेश किए षडग्रही योग बना, पिशाच योग बना और उनके बिल्कुल सामने जो ग्रह थे और मंगल उस समय जो है केतु को देख रहे थे। इन 6 ग्रहों के सामने केतु थे, उसको मंगल भी देख रहे थे, उनको गुरु भी देख रहे थे। यानी 9 ग्रह पूरे के पूरे आपस में उलझ गए और वो ट्रिगर पॉइंट था। उसके बाद की घटनाएं देखते जाइए आप, प्राकृतिक आपदाएं, एक्सीडेंट और बड़ा भारी दुखद जो मुस्लिम आक्रांताओं ने, आतंकवादियों ने हमला किया पहलगांव में, धर्म पूछ पूछ के 24 या 26 लोगों को मारा है। इससे निर्मम हत्या हो नहीं सकती। और उसके बाद जो अब आप देख रहे हैं पूरे विश्व में तनाव है, जिसको पंजाबी में कहते हैं जना कना कहता है कि एटम बम सिट देंगे। यानी पड़ोसी देश में मोची और जो ठेले वाला है वो भी कहता बम, एटम बम फेंक दूंगा। अरे मजाक है। ये एक अथॉरिटी होती है, सिर्फ वही डिसीजन ले सकती है। एक गली गली में कुत्ते भौंकेंगे। और जो उधर खींचातानी है हमास की और इजराइल की, इजराइल और ईरान की, अमेरिका और ईरान की, अमेरिका और चाइना की, हमारी और पाकिस्तान की, यानी विश्व में आप कहीं भी देखिए। और इसमें एक और जो है अद्भुत प्राणी है, जो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है, वो समय समय पे दाल में तड़का लगाता रहता है। तो ये विषम परिस्थितियां हैं। और अभी आपने देखा कि 5 अगस्त को उत्तराखंड में जो बादल फटे और मलबा आया लाखों टन, पूरे के पूरे गांव को उसने 40 फुट कीचड़ के नीचे दबा दिया। क्या इससे दुखद कुछ हो सकता है? इसमें परिस्थिति ये है कि शनि देव जी मीन जल तत्व की राशि में है, उनके बिल्कुल सामने उनका शत्रु मंगल कन्या राशि में पृथ्वी तत्व की राशि है। तो जल और पृथ्वी अब देखिए, और उसमें जो चंद्रमा थे वायु तत्व की राशि तुला में थे, 5 अगस्त 2025 की बता रहा हूं। और अष्टम घर होता है मृत्यु भाव लाल किताब के हिसाब से, और उसके कारक होते हैं 3, क्योंकि जब भी मृत्यु दंड दिया जाता है तो सिंगल जज की बेंच नहीं होती, 3 या 5 जजेस की बेंच होती है। तो 8वें घर के कारक हैं शनि, मंगल और चंद्रमा। तीनों इस तरह सेट हुए कि मृत्यु दंड यानी कि पूरी की पूरी आबादी को ही तबाह कर दिया। उसमें जल तत्व था, पृथ्वी तत्व था, और जो बाकी तत्व हैं वो तो सामने दिख ही रहे हैं। तो इस तरह ग्रह जो है मंडेन अफेयर पे अफेक्ट डालते हैं। अब जब सितंबर 2nd वीक में मंगल आएंगे तुला राशि में, उस समय ये षडाष्टक बनाएंगे शनि के साथ। षडाष्टक भी उतना ही खतरनाक है, कोई उम्मीद नहीं है। और अभी 17 अगस्त को ग्रह मंडल के राजा सूर्य जो हैं वो अपनी राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। अपना घर है, हर कोई चौधरी होता है, लेकिन आप घर में घुसे देखा पहले ही शत्रु आपके घर में आके बैठे, यानी केतु वहां पहले ही बैठा है सिंह में। तो राजा आके तो चौंक जाएगा, और वो अच्छा क्या करेगा, वो अपनी जान बचाएगा। किसी तरह ये इसको मैं यहां से निकालूं, वो तो निकलेगा नहीं। जैसे कोई बुरा किराएदार फंस जाता है ना, मकान मालिक को दुखी कर देता है, तो ये हालत आप इमेजिन कीजिए। अगले 17 अगस्त से 17 सितंबर तक विश्व के जितने राजा हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, सब बड़ी विषम परिस्थिति में होंगे और कोई ना कोई छत्र भंग होगा, यानी कहीं की सरकार गिरेगी, और चांसेस ज्यादातर ये किसी मुस्लिम कंट्री की तरफ इशारा करते हैं। तो अंकल आप कहना चाहते हो 2025 का जो सेकेंड हाफ या जो भी अब बचे हैं कुछ महीने, उसमें भी उतार चढ़ाव ऐसी ही डिफिकल्टी दिखने वाली है? बिल्कुल, कोई राहत नहीं दिखती है। अच्छा। बड़ी भयंकर समस्याएं दिख रही हैं, नेचुरल कैलेमिटीज दिख रही हैं, ज्वालामुखी फटते दिख रहे हैं, सुनामी दिख रही है, बड़ी मारकाट दिख रही है।
तो अंकल ये क्या इसीलिए ही है कि क्योंकि 2025 में जो ग्रहों की मूवमेंट्स आपने अभी समझाई, ये कभी पहले नहीं होती थी या ऐसी मूवमेंट हुई नहीं है क्या पहले? क्योंकि इतना सब कुछ एक साथ होना और एक ही साल में होना, ये कोई ऐसी कंडीशन कुछ बहुत सालों बाद आई है? हाँ, ऐसी कंडीशन जो हमेशा नहीं बनती है। प्लेनेट किस रेशो में बैठे हैं एक दूसरे के। इस समय सबसे बड़ी क्या बात हो गई कि वायु तत्व की जो राशि है कुंभ, मुख्य राशि है, उसमें बैठ गए हैं राहु जी 18 महीने के लिए। अग्नि तत्व की राशि राशि सिंह में बैठे हैं केतु, और शनि 2.5 साल के लिए बैठ गए हैं मीन राशि जल तत्व में। तो शनि और राहु का तो द्विद्वादश, द्विद्वादश में भी वो शत्रु हो जाते हैं। और केतु से बन गया षडाष्टक। षड मतलब छठा, अष्टक मतलब आठवां। आठवां भाव कुंडली में मृत्यु का होता है और छठा भाव शत्रुता का होता है, रोग ऋण और शत्रु। और छठा भाव संघर्ष और मृत्यु का। तो सारे संसार को इन ग्रहों की इन परिस्थितियों ने डाल दिया संघर्ष में, रोग में और मृत्यु के भय में। तो 2026 में आपको लगता है कुछ सिचुएशन बेटर होगी या ऐसा ही कुछ चलता रहेगा? देखिए, जो सबसे शुभ ग्रह होता है ग्रह मंडल का, वो होता है गुरु, बृहस्पति, जुपिटर। अब ये भी एक योग संयोग, जैसा आपने कहा क्या पहले नहीं बनी। अब ये परिस्थितियां बड़ी विषम हो गई, कहीं से हमें आशा की किरण नहीं दिख रही है, क्योंकि गुरु भी अतिचारी हो गए। अतिचारी का मतलब फास्ट मूविंग। गुरु एक राशि को 13 महीने में कंप्लीट करते हैं लगभग। इस बार वो 14 मई से लेके 18 अक्टूबर तक वो राशि को कंप्लीट कर जाएंगे। तो 14 मई से अक्टूबर लगभग 5-5.5 महीने मोटा मोटा। 13 महीने की गति उन्होंने इतने कम समय में की, तो कितने तेज चल रहे हैं। अब गुरु जब आराम से चलता है तो शिष्यों का उनके साथ झुंड चलता है, वार्तालाप होती रहती है, गुरु शिष्यों को ज्ञान देते हुए चलते हैं, तो गुरु और शिष्य का संपर्क होता है। अब इतनी तेजी से वो चल रहे हैं कि शिष्य जो बात करना चाहते हैं, गुरु में शक्ति बहुत होती है, वो बहुत तेज गति से भाग रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, समझो। अब चेले जो हैं उस गति से भाग ही नहीं पाते, उनका दम फूल रहा है। या कोई पास में पहुंच भी गया तो उसको गुरु जी क्या कहेंगे, भाई मैं अभी जल्दी में हूं, बाद में बात करेंगे। और ये अतिचारी गति उनकी लगभग 7 साल, अगले 7 साल तक। अच्छा। तो गुरु जो शुभ परिणाम देता है, दूसरे ग्रहों की नेगेटिविटी को काउंटर बैलेंस कर लेता है। वो स्कोप भी अभी हमें दूर दूर तक नहीं दिख रहा। और फिर मंगल की जो मूवमेंट होती है, कैसी भी हो, या तो वो केतु के साथ अड़चन में आती है, राहु के साथ या शनि के साथ। तो वो इस तरह की रेशो बनते हैं कि आपस की उनकी शत्रुता है और उनके नेगेटिव अफेक्ट जो हैं वो इस संसार पे बने हुए हैं। कई बार बढ़ते हैं, स्लाइड कम होते हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव देखने में आता है। कल जैसे भारत इस स्थिति में अभी थोड़ा बेटर पोजीशन पे कंपैरेटिवली लग रहा था, बट सडनली ये बात हुई कि जो ट्रम्प ने हमारे पे टैरिफ्स लगा दिए और हम जो रशिया से तेल ले रहे हैं वो पूरा मुद्दा उठा। तो क्या ये मुद्दा अभी आपको लगता है कि ये लंबा चलेगा और इसमें क्या हमारे को नुकसान होगा एज अ कंट्री? क्या आपने स्टडी किया थोड़ा सा? हाँ, मैंने इसको स्टडी किया है। ये सारा कुछ ग्रह जनित है। और मैंने 3 महीने पहले अपनी एक रील भी निकाली थी जिसमें मैंने कहा था ट्रंप की सनक जाएगी। यही शब्द थे मेरे, और मैंने डिटेल दी थी। ट्रंप की सन की हुई है, जून में उसका बर्थडे था। तो मैं वैदिक के हिसाब से भी देखता हूँ, लाल किताब के हिसाब से भी देखता हूँ। तो मैंने उसका वर्षफल निकाला लाल किताब का, और उसमें ग्रहों की इतनी विषम परिस्थिति है, और वैसे मुंडेन अफेयर में भी इतनी है कि वो सारे नेगेटिव जा रहे हैं। ट्रंप की सन की हुई है और ये लंबी चलेगी सनक उसकी, लगभग 1 साल और चलेगी। अच्छा। तब जाके उसके बाद स्थितियां सुधरेंगी, जब उनको बुरी तरह से खुद को चोट लगेगी। ये पूरे संसार के अहित के लिए हो रहा है। दूसरों को तंग करके वो खुश हो रहे हैं, उससे ज्यादा डैमेज उनका खुद का होने वाला है। ये ग्रह बोलते हैं, तो वो कहीं फायदे में नहीं रहेंगे। और उनका ये एक और भी शक पड़ता है कि इम्पीचमेंट हो जाए और आधे रास्ते ही वो दिशाहीन हो जाएं। अच्छा, ये आपको लगता है कि दिख रहा है? अच्छा, जैसे मेरे को ना मोदी जी के बारे में आपसे पूछना था कि हमने देखा है, क्या आपको लगता है कि मोदी जी भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल उपाय
एस्ट्रोलॉजी के उसमें कहीं ना कहीं बहुत विश्वास रखते हैं, किसी को तो कंसल्ट करते ही हैं, क्योंकि कुछ उनके कहते हैं ना मूवमेंट्स, फॉर इंस्टेंस जैसे जब उन्होंने वो चीता छोड़े थे, उसको काफ़ी टाइम हो गया, अभी जैसे वो गौ माता के बछड़ा को अपने घर में लाए हैं, वो हुआ है। तो ये सब चीज़ें कुछ उपायों का पार्ट होती हैं। तो आपको लगता है कि वो भी, उनकी भी कोई समस्या या उनके भी सितारे कुछ ऐसे चल रहे हैं कि ये उपाय उनके लिए ज़रूरी हैं? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा और मैंने भी मोदी जी की ऑब्जर्वेशन की है। एक्चुअली क्या वो उन्होंने परिवार त्याग दिया बचपन में ही और बड़े बड़े साधु संतों के संग रहे वो, बड़े बड़े आश्रमों में, पहाड़ों पे। वो भी एक तपस्वी है, मैं बता दूं। और उनकी मूवमेंट से मुझे ये बड़ा क्लियर होता है कि उनको एस्ट्रोलॉजी का खुद भी बड़ा गहन अध्ययन किया हुआ और नॉलेज है उनकी हर एक्शन से। क्योंकि उनके मैं नोट कर जाता हूँ किस तिथि में वो क्या कर रहे हैं, कैसे रंग के कपड़े पहने हैं। और ये आप बिल्कुल सही करें कि जो 17 सितंबर 2022 को अपने बर्थडे पे उन्होंने 8 चीते छोड़े थे कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सही था, चीतों की जरूरत थी क्योंकि चीते विलुप्त हो गए थे। 70 साल से इंडिया में चीते थे ही नहीं। तो 17 को जो जोड़ें तो 8 बनता है, शनि का नंबर है ये। और उस दिन शनिवार ही था और चंद्रमा जो वृषभ राशि में था और सुबह जब वो रोहिणी नक्षत्र में था, चंद्रमा का सबसे पावरफुल नक्षत्र है, उस समय उन्होंने अपने हाथ से चीते छोड़े हैं। तो इंस्ट्रक्शन दे सकते थे लेकिन जो पिंजरा था ना, उसके जो वाल्व है उसको खुद हैंडल को उन्होंने घुमाया है। और चीते लाल किताब के हिसाब से मंगल होते हैं। अगर धरती पे भागता हुआ मंगल कोई है तो वो चीता है। उसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की होती है। और जो उन्होंने चीते छोड़े वो मंगल है। और चंद्रमा की उस समय जो चंद्रमा था वो रोहिणी नक्षत्र में था। तो चंद्रमा और मंगल योग बनता है शशि मंगल योग। ये उनकी कुंडली के लगन में है, मंगल और चंद्रमा इकट्ठे हैं। उस योग को बनाते हुए चीते छोड़ेगा। देखिए संयोग था क्योंकि बर्थडे को ये सारा कॉम्बिनेशन आ गया और उनके जो मंगल की ही महादशा चल रही है और वो मंगल की महादशा, मंगल उनका थोड़ा कमजोर है डिग्रियों में, तो चीते छोड़ने से वो री इन्फोर्स होके स्ट्रांग हो गया और ओवरकम करके सारी प्रॉब्लम्स को वो फिर विनर निकले 2024 में। उसके बाद की जो समस्याएं आ रही हैं, अच्छा गाय की सेवा भगवान कृष्ण करते थे। हमारे शास्त्रों में तो इसका शब्दों में वर्णन ही नहीं हो सकता। गोलोक की कल्पना है, कामधेनु गाय की कल्पना है। पहली दफे है कि भारत के ही नहीं विश्व के किसी प्राइम मिनिस्टर के आंगन में गायें पाली गई हैं। इट्स द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। और गाय शुक्र का रूप होती है, यानी आपकी देश की सुख समृद्धि शांति को इंडिकेट करती है। तो देश की इकोनॉमी तो पिछले साल 5 नंबर पे थी, अब 4 नंबर पे है और आगे बढ़ती जानी है। और सोने को जितना तपाया जाए उसकी चमक उतनी बढ़ती है। तो मोदी जी तो सोना है, लोग तपाते रहें। अब वो इस जो संघर्ष में भारत जो है, पहले तो विश्व गुरु कहा जा रहा था, अब विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल हो जाएगा अगले 2 साल के अंदर। आप नोट कर लीजिए मेरे वर्ड। और मोदी जी की क्या फेट होएगी 2-3 मोदी साल जी में? 2029 में फिर प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। पंडित नेहरू जी का 17 साल का रिकॉर्ड बीट हो जाएगा। उसके बाद ये ग्रेसफुली अपनी पोजीशन छोड़ेंगे और इनकम्बेंट कौन होगा सोचिए। उसके बाद अभी तो सबके दिमाग में एक ही नाम आता है जो यूपी को रूल कर रहे हैं। जी हाँ, 100% सही आता है। जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है, ये जनता की आवाज है, वही आएंगे। तो आप ये प्रेडिक्शन कर रहे हो पूरी कि योगी आदित्यनाथ जी ही आने वाले हैं? जी हाँ, और 2050 तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा। ये भी आप नोट कर लीजिए। और उसमें देश जो है विश्व में नंबर 1 पे होगा हर क्षेत्र। तो कांग्रेस साफ है अब अगले जो भी 30-40 साल। देखिए वो तो शनि जी का जो है ना नियम है, कर्म फल तो सबको भुगतने पड़ेंगे। पिछले 70 साल के जो उन्होंने कर्म किए हैं वो समझेंगे कोई फैमिली का टैग लगा के आंधी बांधी गांधी वो चल जाएंगे तो गलत फहमी में है। तो अक्सर लोगों को आप क्या उपाय बताते हो जब उनका शनि वक्री है या राहु वक्री है? कोई जेनरिक थोड़े उपाय जो लोग कर सकें? जी हाँ,
बिल्कुल कर सकते हैं जेनरिक, और उससे मतलब लाभ अगर नहीं भी हुआ ना तो नुकसान नहीं होगा, बट लाभ होगा भी जरूर। क्वांटम क्या होगा ये सबके लिए वेरी करेगा, क्योंकि उसकी कुंडली में वो ग्रह कैसा है, उसकी महादशा क्या है, उसकी अंतरदशा क्या है, वो लाइफ के किस स्टेज में है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और देश काल परिस्थिति पे चलती हैं ज्योतिष। ये भारत में वैसा होगा तो वहाँ यूएस में भी बिल्कुल सेम होगा? नहीं, वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार होगा। तब जैसे शनि की है, सबसे पहला तो ये है कि आप हनुमान जी की भक्ति करिए। आप जितनी हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो हनुमान जी के भी आपकी कृपा आएगी, हनुमान जी की कृपा आएगी, और जो शनि के दुष्प्रभाव हैं उनको वो मिनिमाइज कर देंगे। गरीबों की सेवा कीजिए। अच्छा, पीपल का जो वृक्ष है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वृक्षों में मैं साक्षात पीपल हूं। उसमें पिपलाद ऋषि का वास है, शनि देव जी का वास है, और हमारे पितरों का वास है। तो जिसको कहते हैं ना सिंगल विंडो क्लियरेंस। आप पीपल को रोज जल दीजिए, एक्सेप्ट संडे। संडे इज हॉलीडे फॉर पीपल। अच्छा, ये कौवे हैं, शनि के पक्षी हैं, इनको आप डालिए, जो है रोटी बिस्किट वगैरह गांठिया, बहुत खुश होके खाते हैं। और आपको एक और मैं बता दूं क्लू, कि ठीक है हम कहते हैं नॉन वेज ड्रिंक से दूर रहो, लेकिन अब जो लोग खाते हैं वो कौवे को नॉन वेज भी खिला सकते हैं, अंडा वगैरह, तो वो भी बहुत खुश होके खाते हैं कौवे। चींटे चींटियां जमीन के अंदर से निकलते हैं, तो पाताल लोक क्या है, उसके जो कंट्रोल है शनिदेव जी के पास है। अब वो शनिदेव जी के किंगडम में चींटे चींटियां चूहे सांप जो भी अंदर की चीजें वो रहते हैं, उनकी सेवा की, यानी चींटे चींटियों के लिए त्रिचोली बना के, वो है कि आटा चीनी और काले तिल मिक्स कर लीजिए और वहां डाल दीजिए। आपने एक कटोरी डाल दिया, हजारों चींटियां खा जाएंगी। अब हजारों लोगों की पार्टी करके देखिए होटल में क्या बिल आता है। तो यहाँ ये भेद है कि आत्मा सो परमात्मा। आपने 1000 चिड़ियां खा दी, आपको पुण्य उतना ही मिल गया। और चूंकि वो शनिदेव जी के कंट्रोल की किंगडम की हैं, उनको जाके कहेंगे बाहर किसी ने हमारे ख्याल किया, अच्छा किया, तो आप पे प्रसन्न होंगे। बड़ी सिंपल है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए। जल तत्व आपके शरीर में और ब्रह्मांड में 70% है। आप जल तत्व से इतनी सी बात से कनेक्ट हो गए तो उसके सारे शुभ फल आपको आने हैं, लेकिन ओवरनाइट नहीं। कंसिस्टेंटली आप करते रहिए। कोई पर्टिकुलर डे भी होता है करने का, या आप नॉर्मली एवरी डे कर सकते हो, या कुछ? देखिए, ऐसा है कि अच्छा काम आप डेली भी कर सकती हैं। अगर आप डे पे रेस्ट्रिक्ट करती हैं तो शनिवार का दिन हो गया इसके लिए। राहु के लिए भी शनि और गुरु दोनों दिन हो गए। अब राहु के लिए क्या करना है आपको, सतनाजा मिक्स कर लीजिए, 7 ग्रेन्स। वो रात को एक कटोरी में डाल के थोड़ा पानी डालिए, भीग जाएंगे। सुबह पक्षियों को डालिए। अब उसमें क्या फायदे, पक्षी जब हैं वो बुध हैं, ये दाना खा के आकाश की तरफ उड़ेंगे। नीला आकाश राहु है, तो पक्षियों की रिपोर्टिंग कहाँ है, आकाश में। बॉस होता है तो उनका बॉस जो है आकाश, नीला आकाश है, वो राहु का है। तो वहां आपकी अप्रेजल पहुंच गई। अप्रेजल पहुंच गई तो चीजें ठीक होंगी। अपंग और कोढ़ी जो हैं उनकी सेवा कीजिए, वो राहु के अंतर्गत आते हैं, वो अच्छा हो जाएगा आपका। बहुत सिंपल उपाय है, एंड इट शुड बी योर डेली रूटीन, मैं ये कहूंगा। तो अंकल, आपने 2025-26 जो आ रहे हैं उसमें तो थोड़ी आपने टफनेस दिख बताई है, पर अभी कुछ समय में दिवाली आने वाली है, और हमें हमारे एज हिंदू फेस्टिवल बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है और बहुत ही खुशी का समय उस टाइम माना जाता है। आप अपने परिवार से मिलते हो, सब होता है। तो क्या दिवाली के टाइम कोई ऐसी प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं, या कोई ऐसी चीज बनती है जो उसको एक वेल्थ से, या बहुत पावरफुल फेस्टिवल उस हिसाब से जोड़ती है वेल्थ से? कुछ ऐसा होता है अलाइनमेंट में? दीपावली धनतेरस से शुरू हो जाती है, त्योहार 5 दिन का होता है ये। राइट। तो धनतेरस मुख्य तौर से क्या होता है, धन्वंतरी जी वैद्य, जो सबसे पुराने वैद्य और सर्जन हुए हैं हमारे शास्त्रों में, वो समुद्र मंथन से निकले थे, तो उनका जो ये दिन है। तो धन्वंतरी की जो धनतेरस है, वो धन्वंतरी जी, अब कहते हैं ना तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, यानी हेल्थ इज वेल्थ। तो ये धनतेरस जो है, ये हेल्थ इज वेल्थ का त्योहार है। अच्छा, पर हम तो इसको वेल्थ इज वेल्थ का ही बनाते हैं अभी। नहीं, ये अगर आप समझेंगे तो ये दोनों का कंबाइन है। वो ये दिन बताता है कि हेल्थ इज वेल्थ, जो है आपका शरीर स्वस्थ है
इस और सुंदर भी कहते हैं, क्योंकि उस दिन स्पेशल उबटन बनाए जाते हैं जो हमारे वेदों में उल्लेखित हैं। लोग वो उबटन लगाते हैं, और जिसको आज फेशियल कह सकते हैं या बॉडी मसाज, वो सारे होते हैं। उस तरह से उस दिन स्नान करना चाहिए, वो आपकी हेल्थ को इंश्योर करते हैं। और उस दिन कहते हैं कि आज से धनतेरस शुरू हो गई, तो धन का आगमन शुरू हुआ, तो उसको सिंबॉलिक आज हम कुछ अच्छा खरीद के लाएं। तो लोग इंतजार में रहते हैं कि सोना चांदी कॉइन खरीदने हैं, या लेडीज को ज्वेलरी खरीदनी है, या और कोई बड़ी चीज खरीदनी है, तो वो दिन बड़ा शुभ है, क्योंकि वी आर एडिंग समथिंग इन आवर असेट्स। अगला दिन क्या है? नरक चतुर्दशी। अब नाम से डर लगता है, नरक भी है और चतुर्दशी भी है, और ये अमावस्या की तिथि आती है, काले दिन है। लेकिन इन दिनों का भी हम बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा शास्त्र बताते हैं कोई भी दिन खराब नहीं है, आपको उसके अकॉर्डिंगली बेनिफिट लेना है। तो ये कहते हैं यम के लिए दीप दान किया जाता है। अब यमराज से तो सभी डरते हैं कि भाई ये दूर ही रहे, तो अगर आपने उसके लिए दीप दान कर दिया, वो प्रसन्न होंगे। तो कहते हैं कि अगर हम उस दिन भी अच्छी तरह से उसको मनाते हैं, तो हम किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जैसे एक्सीडेंट में हुई, सुनामी में, भूकंप में, ये अकाल मृत्यु है। तो अगर हम दीप दान करते हैं यम को, तो अकाल मृत्यु से बचाते हैं। मृत्यु से नहीं बचाएंगे, कहीं ये गलतफहमी हो कि मैं आज अमर हो गया, नहीं, आपको अकाल मृत्यु से बचाते हैं। रूटीन में जो होनी चाहिए वो होगी ही होगी। अब अगला दिन आता है सबसे महत्वपूर्ण, दीपावली। वो माँ लक्ष्मी का पूजन का दिन है, और भगवान वापस आए उस दिन अयोध्या। अब उससे अगला दिन क्या है? अन्नकूट है। जस्ट नेक्स्ट डे दीपावली से जो प्रतिपदा है, दीपावली अमावस्या है, तो प्रतिपदा को अन्नकूट, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को सबसे छोटी उंगली पे उठा लिया था। तो वो जो अतिवृष्टि समाप्त हो गई, पर्वत को वापस रख दिया, तो लोगों ने खुशियां मनाई, और तरह तरह के 56 भोग जिसको कहते हैं वो था। अब आ जाइए, अब बहनें इंतजार में खड़ी हैं कि अब हम अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। तो अगला दिन भाई दूज है, और गुजरातियों का नया साल भी वही है। तो ये बड़ा उत्सव का समय होता है हमारे पूरे भारत में, और हमारे भारतीय जहां भी रहते हैं पूरे ग्लोब में, तो ये अद्भुत समय होता है। पर मुझे लगता है अंकल, मांगते लोग यही है कि हमारे घर माँ लक्ष्मी आए और हमारे घर में वो तो देखिए संपत्ति आए। स्वाभाविक है कि दिल मांगे मोर। मुकेश अंबानी भी सुबह उठता है तो देखता है कि आज मैं और क्या एडिशन करूंगी, कल मेरी इनकम ज्यादा हो। तो ये इंसान की एक क्या कहते हैं फितरत है और प्रकृति, और बड़ी सही है। अगर ये ना हो तो इंसान प्रोग्रेस करेगा ही नहीं। भाई हम किस बात से कहते हैं कि 10 साल पहले इकोनॉमी हमारी वर्ल्ड में 11 नंबर की थी, पिछले साल तक 5 नंबर की थी, आज 4 नंबर पे आ, तो ये लक्ष्मी माता का ही प्रताप है ना। और हम सोचते हैं कि हम किसी दिन नंबर 1 पे आए, और वो दिन भी अगले 20 साल में दिखता है कि आ जाएगा। तो ये तो एक प्रोग्रेस है जो मानवता की, बट इट शुड बी विद इन द डेकोरम एंड एथिकल। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसे 3 उपाय या कोई ऐसी 3 चीजें जो हम कर सके दिवाली के समय, जिससे हमको लगता है कि संपत्ति और वेल्थ हमारी जिंदगी में बनी रहे या आए, तो वो क्या होंगी? देखिए, एक तो हमको सात्विक रहना है, किसी से सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें। दूसरा, ये पूजा हम विधि पूर्वक करें, गणपति जी की, लक्ष्मी माता जी की। और कई जगह धन की पोटली बनाई जाती है, तो वो सिंबॉलिक है कि वैसे 5 कौड़ियाँ, 5 गोमती चक्र, और 5 ये जो आपके होते हैं कमल गट्टे, उसके जो बीज होते हैं 5 वो, और हल्दी की 3 गांठ, और जो है 5 हरी इलायची, और एक चांदी का सिक्का। इसको सबको जब आप पूजा करते हैं ना, तो एक चांदी की कटोरी में माँ लक्ष्मी के सामने रखिए। पूजन हो जाता है, उसके बाद इसको लाल कपड़े में बांध के आप जो है अपनी तिजोरी में रख लीजिए। तो ये बताता है, ये सारे सिंबॉलिक हैं कि ये हमने माता जी के चरणों में रख के लक्ष्मी पूजन किया। अब इन पे कृपा वगैरह, ये सब माँ लक्ष्मी के पसंद की चीज़ें हैं और पूजा की चीज़ें हैं हमारी, और इनको हमने गांठ बांध लिया।
अब ये हमारे जो है समृद्धि जो है निश्चित हो गई और हमने अपनी सेफ में रख लिया। और एक दूरगामी अगर कोई कर सकता है तो मैं वो भी बता देता हूँ कि एक आप मिट्टी का कलश लीजिए, लगभग 1 किलो कैपेसिटी का विद कैप, उसमें 7 तरह के अनाज भर दीजिए। सप्त धान्य हमारे वैदिक काल से ही सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो आप पहले नीचे बाजरी डाल दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर आप जो है डाल दीजिए चावल, नंबर 3 पे डाल दीजिए मसूर लाल रंग की, नंबर 4 पे डाल दीजिए आप साबुत हरी मूंग, नंबर 5 पे साबुत चने, नंबर 6 पे ज्वार और नंबर 7 पे काले तिल। और उसके ऊपर 7 कॉइन रख दीजिए, कोई भी कॉइन हो, प्रचलित हो, एंटीक हो, देश के विदेश के, उसमें कोई इश्यू नहीं। पर ये ध्यान रहे कि उसमें एक चांदी का सिक्का और एक तांबे का सिक्का जरूर ऐड कीजिए, 5 दूसरे कोई भी। फिर उसके ऊपर ढक्कन रख दीजिए, ढक्कन में भी चावल भर दीजिए, ऊपर लाल कपड़ा बांध दीजिए और उसको अपने मंदिर में या घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में स्थापित कर दीजिए। उस पे हर शुक्रवार को श्री सूक्तम का पाठ करें और 7वें हफ्ते एग्जैक्ट वो सारा अनाज निकाल के पेड़ों के नीचे डाल दें, चींटे चींटियां खाएंगी, पक्षी खाएंगे। फिर उसी क्रम में दोबारा भर दीजिए और वो 7 सिक्के जो हैं वो वापस रख दीजिए और ये 7 साइकिल कंप्लीट कीजिए, इतना अगर आप में पेशेंस है तो। पर उसके परिणाम आपको अद्भुत मिलेंगे और कंप्लीट होने से पहले ही मिलने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें आपका दान पुण्य भी कनेक्ट हो गया ना, जो आप पक्षियों को डाल रहे हैं वो सप्तधान्य, और सिक्के आपकी जो एक्टिवेट हो रहे हैं। उसके बाद 7 साइकिल के बाद उसको लाल कपड़े में बांध के अपने तिजोरी में फॉर एवर रख दीजिए। गॉट इट। तो अभी जो आपने धन की पोटली कही, बहुत लोग कुबेर की पोटली भी कहते हैं, ये सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कुबेर जी को भी कहते हैं कि धन का वास उनके हाँ, चरणों में होता है, तो आप उनको यस, भी अपनी तिजोरी में मतलब माँ रखिए। लक्ष्मी जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कुबेर आरबीआई गवर्नर हैं, डिसबर्स वही करते हैं, तो अच्छा उनकी पूजा भी होती है साथ में। अच्छा अंकल, घर में मंदिर कहीं स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन या कोने में होना चाहिए? बिकॉज ये ना बहुत हम लोग सुनते हैं आजकल, और हर कोई अपनी तरीके से ही बताने की कोशिश कर रहा है कि इसको ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, उसमें लाल कपड़ा नहीं होना चाहिए मंदिर में। तो ये थोड़ा क्लैरिफाई करो कि मंदिर घर में कहाँ होना चाहिए। देखिए, एक तो ये बिल्कुल क्लियर है कि नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें देवताओं का वास माना जाता है। ओके। रही लाल कपड़े की बात, तो ये मंगल का कलर है और ये शुभता का प्रतीक है, इसलिए हमने देखा है कि लाल कपड़ा ही, मंदिरों में भी हम देखते हैं लाल कपड़ा बिछा होता है। पर अंकल अभी तो बहुत लोग मना करने लगे हैं, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स, मैंने रील्स ही देखी है मैंने तो, जिसमें वो कहते हैं बिल्कुल ही नहीं लाल कपड़ा होना चाहिए, येलो रख लो, ऑरेंज रख लो, बट लाल तो बिल्कुल देखो, येलो गुरु का रंग है, वो भी रख सकते हैं, ऑप्शन है, कई जगह में येलो रखा जाता है, पर लाल रखने में ऐसा कुछ उनका कोई रिसर्च वर्क है तो मैं नहीं कह सकता कि हर किसी का अपना अपना ज्ञान है, हो सकता है वो भी ठीक हो। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास दोनों हैं, लाल या पीला। वो गुरु का रंग है, ये मंगल का रंग है, तो प्रॉब्लम नहीं है कोई लाल आप रंग। देखो जहां भी हनुमान जी के मंदिर हैं और सब कुछ, इवन पेंट तक लाल की होती है, बिल्कुल। तो उसमें तो मुझे कोई हर्ज नहीं दिखता। तो उस हिसाब से हमारे घर में हनुमान जी भी होते हैं और ज़्यादातर हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान चालीसा हर कोई पढ़ता है लगभग। उसका तो कवर भी लाल होता है मोस्टली। हाँ, प्रिंटिंग भी लाल होती है हनुमान चालीसा। और आता है ना, लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसुर। बहुत ही क्लियर है। अंकल अभी जैसे आपने काफ़ी बातें की और आपने कुछ रेमेडीज भी बताई, और आपने कहा कि मैंने जैसे ट्रम्प साहब की कुंडली मैंने लाल किताब के हिसाब से भी देखी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखी, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि जब हम किसी के पास जाते हैं तो हम तो ये पूछते नहीं कि आपने लाल किताब के हिसाब से देखा या वैदिक के हिसाब से देखा, बट दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि आप दोनों को स्टडी करते हो। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारी वेदों के काल से चली आ रही है और बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का इसमें योगदान है। जैमिनी हैं, पराशर हैं, भृगु ऋषि हैं, बारह मिहिर और अनसंग हीरोज तो लाखों की तादाद में। इसमें 12 भाव होते हैं जो कि 360 डिग्रीज पूरे भचक्र के होते हैं
हर भाव 30 डिग्री का होता है। 12 राशियां हैं मेष से लेके मीन तक, हर राशि 30 डिग्री की होती है। और 27 नक्षत्र हैं अश्विनी से लेके और रेवती तक। और हर नक्षत्र जो है, चूंकि 27 नक्षत्र 360 डिग्री के अंदर ही आने हैं, हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। और उसका एक हिस्सा, फोर्थ पार्ट जो है, 4 पार्ट होते हैं एक नक्षत्र के, एक पार्ट उसका 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। ये चरण कहलाते हैं कि किस नक्षत्र के किस चरण में आप पैदा हुए हैं। और यही नवमांश भी है। तो यानी हर राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होंगे, तब जाके 30 डिग्री पूरी होगी। और वैदिक के हिसाब से जो कुंडली बनती है उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं, लगन, राशि और नक्षत्र। तो लगन क्या है कि जिस समय जातक का जन्म हुआ उसमें ईस्ट होराइजन पे जो राशि उदित हो रही है वो तो लगन है। और उस मोमेंट में चंद्रमा जिस राशि में है वो उसकी राशि है, और चंद्रमा जिस नक्षत्र के जिस चरण में है वो उसका नक्षत्र चरण हो गया। और बाकी ग्रह उस समय जहां जहां हैं बैठा दिए जाते हैं। इस तरह कुंडली कंप्लीट होती है। और इसमें फिर ये देखा जाता है कि ग्रह अपनी राशि का है, उच्च राशि का है, शत्रु राशि का है, नीच राशि का है, उसके हिसाब से वो अपने प्रभाव देता है। और आपस में ग्रहों का कॉम्बिनेशन कैसा है, दोस्त ग्रह इकट्ठे बैठ गए, दुश्मन ग्रह इकट्ठे बैठ गए, उनकी दृष्टियां आपस में कैसी हैं, उसके आधार पे फलादेश होता है। और आपकी जिंदगी जब अनलॉक होती है, जैसे ही चंद्रमा जिस राशि में है, जिस नक्षत्र के जिस चरण में जिस डिग्री पे है, जैसे ही जन्म होता है आपकी लाइफ अनलॉक हुई और आपका जीवन की काउंटिंग शुरू हुई। आपकी महादशा नक्षत्र जिस ग्रह का है उस ग्रह से चालू होगी। यानी मान लीजिए कि आपका जन्म जो है सिंह लगन में हुआ और आपकी राशि जो है वो धनु है, तो पंचम में चंद्रमा आ गया। और चंद्रमा जो है उसमें पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है शुक्र का है। तो आप जैसे ही जन्म लेती है आपकी जिंदगी अनलॉक होगी शुक्र की महादशा से, और वो प्रोरेटा ईयर मिलेंगे। शुक्र की महादशा 20 साल की है। आपके पैदा होने से पहले वो चंद्रमा आधा उस नक्षत्र में ट्रेवल कर गया है, तो आपको शुक्र की महादशा के बाकी के 10 साल मिलेंगे। वो कंप्लीट होकर शुक्र के बाद सीक्वेंस में सूर्य की आती है, सूर्य के बाद चंद्र आता है, चंद्र के बाद मंगल आता है। वो सीक्वेंस में कहते हैं ना आपकी महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, उस पे पूरा एनालिसिस चलता है कि समय कैसा जाएगा। अब रही लाल किताब की बात, तो लाल किताब जो है लिखी तो बहुत पहले की हुई है, अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने लिखी है, लेकिन इसको अनलॉक जो किया पिछली शताब्दी में, तो एक बहुत महान ज्योतिषी पंडित रूपचंद जी जोशी, पंजाब में जालंधर के पास फरवाना विलेज में रहते थे। अंग्रेजों की सर्विस में थे, वो गवर्नमेंट सर्विस में अकाउंटेंट थे। उनकी नज़र यहाँ किसी लाइब्रेरी में ये बुक थी, धूल जम रही थी, पढ़ी, और वो अरेबिक में थी। तो उन्होंने अरेबिक और उर्दू में इसको फिर से पब्लिक के सामने लाया। उन्होंने देखिए तो बड़ी यूजफुल है, इसमें बड़े पावरफुल उपाय और बड़े सिंपल हैं। तो जैसे कई बार बड़ी तकलीफ होती है ना, इंजेक्शन लगवा के तुरंत आराम आते हैं, कई तो उपाय ऐसे हैं इसमें। तो उन्होंने इसको अध्ययन शुरू किया और बड़ी बृहद बुक है ये, हजारों कॉम्बिनेशन है। तो उन्होंने इसको पहले लाल किताब के अरमान, लाल किताब के फरमान, 1942 में उन्होंने लाल किताब गुटका, और 1952 में बृहत्तर लिखी। ये बड़ा गहरा है लाल किताब जो है ना, मतलब एक्सटेंशन हो जाती है एक तरह से वैदिक की। वैदिक अगर साइंस है तो ये उसकी टेक्नोलॉजी है। पर अकल, क्या आप दोनों चीजें देखते हो जब आप किसी की कुंडली स्टडी करते हो? एग्जैक्टली, मेरे माइंड में दोनों सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होते हैं एट ए टाइम। वैदिक से भी मैं एनालाइज करता जाता हूँ, लाल किताब से, फिर वैदिक की महादशा, अंतरदशा। वैदिक की दृष्टियां भी अलग हैं ग्रहों की, लाल किताब की अलग हैं। मैं दोनों को देखता जाता हूँ और दोनों में तारतम्य करके बहुत अच्छा निष्कर्ष निकलता है। क्योंकि मोस्टली मुझे लगता है कि जैसे जब हम दिखाते हैं किसी को कुंडलियां बनवाते हैं, कोई लाल किताब की रेफरेंस तो देता ही नहीं है वहां पे, मोस्टली वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ही जबकि रेफरेंस। मैं लाल किताब को रनिंग ईयर का वर्षफल के रेमेडीज भी गाइड कर देता हूँ, और लाल किताब के हिसाब से जनरल गाइडेंस पूरे लाइफ के लिए दे देता हूँ। जैसे लाल किताब ये कहती है
कि अगर आपके सातवें घर में गुरु है तो आपको घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए। फोटो रख सकते हैं, मूर्तियां वगैरह नहीं रख सकते। ज़्यादा पूजा पाठ मत करें, नुकसान कर देगा, क्योंकि आपको व्यवहारिकता देखनी है, संसारिकता ज़्यादा देखनी है, परिवार पालना है। उसी तरह 10वें पक्के घर में अगर गुरु है, ये पक्का घर शनि का है, शनि का कर्म फलदाता है। भाई मेरा काम है, जिसने कसूर किया है उसको मुझे सजा देनी है। मान लीजिए थानेदार किसी की पिटाई कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके कारण है, वैलिड रीजन है, उस वजह से उसकी पिटाई की जा रही है। और आप बड़े भावुक हो गए, बड़े धर्मात्मा व्यक्ति, आप नहीं छोड़ दो छोड़ दो, थानेदार पता है क्या करेगा, उसको तो छोड़ेगा 1 सेकंड के लिए, 2 डंडे आपको मार पड़ देगा। जाएंगे। बिल्कुल यही बात ये कहता है कि 10वें घर में अगर गुरु है, अपने काम से काम रखिए, किसी का भला गलती से भी मत कर दीजिए। आपने भूखे पे तरस खा के रोटी दी, पुलिस का डंडा आपके सिर पे पड़ा, उसमें शनिदेव जी कहते हैं तू मेरे घर में आया है, ये मेरा पक्का घर है, यहां मैं अपने डिसीजन लेता हूं, मैं जो काम मेरा कर्म फल दाता हूं, मैं कर्मों का फल दे रहा हूं। अगर मैं किसी को मार रहा हूं तो उसका रीजन है, उसके कर्म ऐसे किए, तो तू बीच में उसको छुड़ाने वाला कौन होता है, छुड़ा फिर मैं तेरे को ठोकता हूं। और लोगों को मैंने मना किया और उन्होंने फिर नहीं माने, बर्बाद होते देखा है, सड़क पे आ गए हैं अच्छी खासी पोजीशन से। तो ये चीजें मैं अपने क्लाइंट को गाइड कर देता हूं, बाकी उसकी मर्जी है, मैं तो दोनों तरह से बेस्ट गाइडेंस देता हूं। तो जब आप रेमेडी देते हो लाल किताब के हिसाब से, क्या वो रिस्क फ्री होती है, मतलब क्या वो बैकफायर भी कर सकती है? देखिए जनरली रिस्क फ्री होती हैं। लाल किताब की रेमेडीज में मैं आपको कुछ सावधानियां बताता हूं। ये हमेशा दिन के समय होती हैं, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले, डे टाइम सूर्य की प्रेजेंस में होती हैं। जैसे आजकल बारिश हो रही है, क्लाउडी डेज हैं, आज आप रेमेडी कर देंगे कि सूरज तो है ही नहीं, वो रेमेडीज निष्फल होगी। यानी जब सूरज नहीं है, क्लाउडी है, तो आपको रेमेडी नहीं करनी है। फिर चौथी, नौवीं और चतुर्थी रिक्ता तिथियां हैं, इसमें आप रेमेडी मत कीजिए, फल नहीं मिलेगा। और कोई कोई रेमेडी नाइट की होती है, वो स्पेसिफाई की जाती है। जैसे आपके 7वें घर में सूरज आ गया, तो लाल किताब ये कहती है कि इस साल जो है पारिवारिक समस्या आ सकती है। सूरज आग का गोला है, 7वां घर पति पत्नी का स्थान है। तो आप रात को, अब ये स्पेसिफाई होता है, ऐसे ही लाल किताब कहती है, रात को खाना खाने के बाद अंतिम रोटी चिमटे से पकड़ के आंच के ऊपर डायरेक्ट जला दीजिए, फिर उस आंच को बुझा दीजिए, साफ करके अगले दिन यूज कीजिए। ये रात का उपाय स्पेसिफिकली आता है। और रहा बैकफायर की बात, बैकफायर पता है किस केस में होता है, गलत उपाय हो जाए, और खास करके जो राहु के उपाय होते हैं, राहु अष्टम में आया है, एकादश में आया है, वो थोड़ा भी गलती हो गई, जैसे कुछ एग्जाम्पल जो है, जैसे राहु अष्टम में आया है, एकादश में आया है, वो साल बहुत टफ हो जाता है, बड़ा एक्सीडेंट, बड़ा नुकसान भी करा सकता है। तो 11वें राहु के उपाय जो बताए जाते हैं कि 4 किलो लेड मेटल, हिंदी में सीसा बोलते हैं, इंग्लिश में लेड बोलते हैं, वाइट बहुत चमकदार धातु होती है, चांदी के जैसी, बहुत डेंस होती है, हैवी होती है। और 4 कोकोनट जटा वाले, वो आप गुरुवार के दिन सनसेट से 1 घंटा या आधा घंटा पहले देख लीजिए सनसेट का टाइम, लेकिन सूरज दिखना चाहिए, वही कंडीशन आती है, क्लाउडी नहीं होना चाहिए, सूरज क्लियर है, उस समय आप नदी में डाल दीजिए जहां फ्लो अच्छा खासा हो, जैसे जमुना अभी भरी हुई है, तो आपका ये दोष दूर होगा, राहु आपसे दूर चला गया, उसके नेगेटिव इफेक्ट दूर चले गए। पर इसमें कोई गलती हो गई तो बहुत ज़्यादा बाउंस बैक करता है। और मैंने, मेरे कई क्लाइंट्स ने बताया और मुझे भी पता है कि जब वो उपाय करने जाते होते हैं ना घर से, तो तभी से कुछ ना कुछ समस्या आनी शुरू हो जाएगी। गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई, गाड़ी पता लगा जाना था नदी की तरफ, दूसरी तरफ बाई मिस्टेक चले गए, तो ऐसी समस्याएं मैंने देखी हैं, मेरे फीडबैक आती है। तभी मैं बहुत सावधान करता हूं कि खास करके राहु के उपाय जो हैं वो बहुत ज़्यादा सावधानी से, पूरे टाइमिंग से करने हैं। पर वेल्थ से रिलेटेड लाल किताब में कुछ ऐसे उपाय जो कॉमनली लोग कर सकें? बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं, बड़े और सरल इजी, हैं। हाँ। उसमें वेल्थ क्या, वो वेल्थ तो बढ़ाएंगे हर चीज में, मतलब एक एक उपाय सैकड़ों जगह फायदा करता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी जगह फायदा कर जाता है। टॉप एक 3 जना बताओ। अपने उपाय कर रहा था,
तो उसके मामे की लड़की की शादी रुकी हुई थी, फटक से उसकी बात बन गई, एंगेजमेंट हुई, शादी हो गई। उपाय वो अपने लिए कर रहा था, अब वो उस घर का कनेक्शन मामा से था, उसका बेनिफिट मामा तक पहुंच गया। जैसे बहुत सरल बताता हूँ, सुबह उठ के नहाने के बाद, पहली बात तो सुबह उठने का समय आपका फिक्स होना चाहिए। सूरज कभी कहता नहीं आज तो यार मैं 1 घंटा बाद उठूंगा, उसका फिक्स टाइम है, सेकंड बाय सेकंड। आप सूरज से, जब आपके पहले पक्के घर का मालिक मंगल है, कारक सूरज है, तो आप भगवान सूरज की जो अनुशासन है उसको फॉलो करके देख लीजिए, उसके साथ सिंक्रोनाइज होके देखिए, जीवन बदल जाएगा। आप सुबह मतलब ठीक है, बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाएं वो तो बड़े विशेष लोग हैं, उनको तो नमन है, लेकिन आमतौर पे हम 5:30-6 बजे तो उठ ही सकते हैं, सनराइज के टाइम पे उठ जाएं, अपना निवृत्त होकर नहा धो के तांबे के लोट से भगवान सूर्य नारायण की तरफ देखते हुए जल दें, 3 बार में करके छोड़ें। अब फील करेंगे कि आप में जो है ना कॉन्फिडेंस, विल पावर बढ़ती जा रही है, डिसिप्लिन आता कि हाँ मैंने एक काम कंप्लीट किया। सूर्य भगवान जो है आपको विटामिन डी वही देते हैं, और विटामिन डी हड्डियों का कारक है। मैंने कहा ना, पहले पक्के घर का मालिक मंगल है, कारक सूरज है, और हड्डियों पे उसका, और हमारी साइंस भी कहती है विटामिन डी डायरेक्ट हड्डियों से कनेक्टेड है, आंखों से कनेक्टेड है, तेज आपका। ट्रू। और उसके बाद आप सूर्य का कोई मंत्र जैसे ओम आदित्याय नमः या गायत्री मंत्र पढ़िए, वहां 2-4 मिनट संपर्क में रहिए, आपको 6 महीने में खुद पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। फिर नाभि, माथे और जीभ पे केसर का तिलक लगाइए। अब केसर क्या है, गुरु की बहुत पावरफुल वस्तु है, और 2 ही हमारे मेन ग्रह आते हैं जो लाल किताब से या दूसरे से भी गिने तो, सूर्य और गुरु, इनका सबसे ऊपर का दर्जा है। तो सूर्य की पूजा कर ली आपने, अब आपने गुरु, जो केसर है गुरु का बहुत पावरफुल जो है हर्ब भी है, नाभि आपके बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहां लगाया, वहां एक्टिवेट होना शुरू हो गया, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। आपने माथे पे लगाया, ये आपका आज्ञा चक्र है, ये गुरु तत्व आप रोज लगाते रहेंगे। आप हथौड़ी मार रहे हैं पत्थर पे तो धीरे धीरे करके वो टूटेगा, यानी आज्ञा चक्र खुलने लगेगा, आपको बहुत कुछ अंदरूनी ज्ञान मिलने लगेगा। अच्छा, हम लोग इंटरेक्ट कैसे होते हैं? वाणी से, बात करके। अब जब उस पे आप डेली लगा रहे हैं, वो एक्टिवेट हो रही है, और ये धन का भाव है जो वाणी है। आपकी वाणी जितनी अच्छी होगी, जितनी शुद्ध होगी, लक्ष्मी माँ भी उतनी प्रसन्न होती है। तो आपकी वाणी अच्छी होती जाएगी तो माँ सरस्वती भी प्रसन्न है, और ये पावरफुल हर्ब होने के कारण ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ रही है, अंदर जा रही है, आपका धन इससे भी बढ़ेगा। गाय की सेवा कीजिए, शुक्र का रूप है, और शुक्र ही जीवन के सहारे सुख देता है, वो बढ़ेगा। और जो मैंने बताया, अब जैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो समुद्र में तो आप रोज नहीं जा सकते, आसपास कोई तालाब है, वहां मछलियों को दीजिए, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रोग्रेस दिखने लग जाएगी आपको कुछ टाइम में, क्योंकि वो जल के जीव हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं। तो अंकल, जो लोग अपने घर में एक्वेरियम्स रखते हैं और उनको जैसे डालते हैं, क्या ये भी उपाय वैसा ही बहुत है? अच्छा है, रखना चाहिए। घर में सॉलिड चांदी का हाथी रखें, सूंड नीचे, राइट लेग आगे, राहु भी अच्छा हो जाएगा। छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं, ऑप्शन आपकी है। तो अगर ये लाल किताब इतनी प्रचलित क्यों नहीं हो पाई? मतलब क्यों लोगों में इतना इसका एक तो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाया, ना ही ये लोग उसको इतने कॉन्फिडेंस तो तब बिल्ड होगा ना जब शायद आप जाओगे किसी के पास और वो उसको यूज करके आपको उपाय बता रहे हो। तो ये दोनों साइड से पिकअप क्यों नहीं हुई? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये वैदिक के ऊपर ही आधारित है, वही देवी देवता, वही ग्रह है, जी। वही कारक है, सब कुछ वही है। इंटरप्रिटेशन का तरीका अलग है, और गहराई तक चला गया है ये, और ज्यादा गहराई तक चला गया, और ये चूंकि पता ही अब लगा है, इसके जो ज्यादा प्रचलित हुआ है अभी सोशल मीडिया के थ्रू प्रचार हुआ है। अब लोग बहुत इसके वाकिफ हो गए, और जैसे हम लोग जनरल उपाय बता रहे हैं, लोग करके लाभान्वित हो रहे हैं। अराउंड 20 कंट्रीज से मुझे लोग संपर्क करते हैं, और उनके मैसेज और जो है थैंक्स के इतने हैं कि सर आपका ये पॉडकास्ट देखा, ये उपाय मैंने शुरू किया, 3 महीने में मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम हो गया। मेरा कईयों के तो फोन आते हैं, वो कहते हैं आप दक्षिणा ले लो अब हमसे। मैंने कहा मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं। तो अब ये प्रचलित हो रही है, और जागरूक हो रहे हैं लोग, इसके छोटे छोटे उपाय करके ना समस्याओं का काफी हद तक निदान हो रहा है। जैसे
अब शनि की समस्या से पीड़ित हैं, तो हमने लाल किताब के वर्षफल में देखा कि शनि बाई चांस 8वें घर में आया हुआ है। 8वां घर वही अष्टम ढैया के बराबर है, तो अब ये तकलीफ देगा, कुछ भी बड़ी तकलीफ ही दे सकता है, और खास करके टांगों पे बहुत बुरा असर डालता है। सुनते ना कईयों का कि रॉड डल गई, 6 महीने के लिए बेड पे चला गया। अब अगर आपने इसका उपाय कर दिया, कितना सरल है, 8 किलो साबुत काली उड़द आपने नदी में प्रवाहित कर दी। अब काली उड़द किसकी है? शनि की। 8वें घर में है तो हमने 8 किलो ली। अब वो 8 किलो में लाखों दाने हैं जो फूल गए पानी में और मछलियों ने खा लिए, तो आपकी सारी की सारी नेगेटिविटी जो वो बह गई, डाइल्यूट हो गई। अब होगा तो आपकी थोड़ी सी मोच जरूर आ जाएगी, वो 4 दिन में आपको गर्म तेल लगा के ठीक हो जाएगी। इतना फर्क हमने पड़ते देखा है। और कई बार लोग आते हैं कि ये समस्या खड़ी होगी, हम देखते हैं। मैंने कहा भाई पहले आ जाते थे तो हम उपाय करा देते, इतना सरल उपाय था। उसी तरह केतु अष्टम में आया है, वो भी यही करवाता है। अब उसका कितना सरल उपाय है कि आप काला सफेद मिक्स कलर का जो कंबल है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक एंड व्हाइट। जहां ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स आया ना वो केतु हो जाता है। वो कंबल आप मंदिर में जाके भगवान जी को समर्पित कर दीजिए, खास करके गणपति जी को प्रे कर लीजिए, आपका फिर वही होगा, मोच आके रह जाएगी। या केतु जो संतान को तकलीफ दे देता है, उस तकलीफ से आप बच जाएंगे। तो लाल किताब के बड़े सटीक उपाय हैं और बड़े सरल भी हैं। बड़े सरल हैं। अब 10वें में सूरज आ गया। अब 10वें में सूरज वैसे बहुत अच्छा था, वैदिक भी कहती है, पर ये बॉस का घर है आपका। अगर सर्विस कर रहे हैं या आप कोई और जॉब में, तो ये आप, या आप वैसे भी अपना बिजनेस करते हो, गवर्नमेंट से आपका इंटरेक्शन है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सूरज जो सरकार है, ग्रहमंडल का है। अब उसके लिए लाल किताब इतना सरल बताती है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वो कहती है अपने सिर को सफेद कपड़े से ढक के रखो, व्हाइट कैप लगा लो उस साल के लिए, इतने में उसका समाधान हो गया। अब 12वें घर में चंद्रमा आ गया। 12वां घर जो वेस्टेज का है, फॉरेन का है और तकलीफों का है, तो आपका मन पूरे साल विचलित रहेगा। कई लोग बड़े बिना कारण परेशान रहते हैं। तो लाल किताब ये कहती है कि 43 पीसेज चांदी के सोमवार को नदी में प्रवाहित कर दो। नदी चौथा घर है। चंद्रमा को आपने उस साल के चौथे घर में शिफ्ट कर लिया। चौथा घर में तो चंद्रमा अपने घर का है, आपको उसके शुभ प्रभाव मिल जाएंगे। लेकिन कई जगह मैंने देखा, कई लोग ये बताते हैं कि आप थोड़ी शराब नदी में बहा दो, ये सब कर दो। तो मैं तो अपने देखने वालों को यही अनुरोध करूंगा कि शराब बिल्कुल कभी ना डालें, ये विष योग बना देता है। आपको शनि का उपाय करना है, मैंने बताया शनि का जो अनाज है काली उड़द है, वो डाल दीजिए। उससे आपको बहुत शुभ फल मिलेंगे, क्योंकि वो दाने मछलियां खाएंगी और आपको उसका शुभ फल मिलना निश्चित है। और मेरे ये अनुभव है बरसों का कि वो मिलता है। अच्छा, एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी अंकल, जैसे राजयोग की बातें बहुत हुई हैं और स्पेशली सोशल मीडिया के टाइम पे अब ये न्यूमरोलॉजी ने राजयोग को बहुत ही ज्यादा प्रचलित कर दिया है कि नंबर के हिसाब से 195 है या 456 है तो आपका राजयोग है। तो लाल किताब के हिसाब से भी कुछ राजयोग की कोई कॉम्बिनेशंस होते हैं? देखिए ऐसा है, लाल किताब के हिसाब से बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन तो होते हैं। देखिए जो आपने न्यूमरोलॉजी बताई, ये भी बहुत अच्छी साइंस है, क्योंकि हर अकल्ट साइंस की मदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। अब जैसे आपने बताया ये 1 से 9 तक, फिर एक क्या है, सूर्य है। जो 1 नंबर है सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति का है, ज्ञान का कारक है। मैंने देखा 3 नंबर वाले जो हैं बड़े अच्छे प्रोफेसर, टीचर, कंसल्टेंट, इस तरह के ज्योतिषी। 4 नंबर 4 नंबर इसका है राहु का, तो राहु शार्प ब्रेन, पॉलिटिक्स और खुराफाती दिमाग भी जो है। 5 नंबर, 4 इधर 4 उधर, सेंटर में 5 आता है, ये बुध का नंबर है। तो बुध जो है वो युवराज है, दोनों तरफ उसके बैलेंसिंग करना आती है, देव पक्ष का भी दोस्त है और दानव पक्ष का भी दोस्त है, तो वो दोनों का बेनिफिट ले जाता है। वैसे लोग बहुत मीडिया में सक्सेसफुल होते हैं, आईटी सेक्टर में बहुत आगे हैं, ये कंप्यूटर में, इस तरह की चीज़ों में, बिजनेस में, लेजन में ये मिलते हैं। छठा जो है कहते हैं दी बेस्ट नंबर है,
और ये नंबर जो है शुक्र का है, संपन्नता का है, सारा सुख वैभव जो है इसी में आता है, रोमांस इसी में आता है, लग्जरी इसी में आती है। तो ये है 7 नंबर जो है वो केतु का है, नेकी का फरिश्ता है। 8 नंबर शनि का है और 9 नंबर जो है मंगल का, इस साल जो 9 नंबर है 2025। अब वो सेम प्रिंसिपल है कि चंद्रमा और शनि शत्रु हैं, 2 और 8 का वो कहते कॉम्बिनेशन आएगा तो आपको नुकसान होगा। वहीं से है 4 जो है राहु है, 1 सूरज है, सूरज और राहु आपका ग्रहण बनता है, वो नंबर वाले मिल गए, 1 नंबर वाले की 4 नंबर वाले से पटेगी नहीं, बिल्कुल उसी को लेकर। लेकिन ये थोड़ा क्विक एनालिसिस आपको दे देता है और बड़ा कई बार कंफ्यूज होता है। मान लीजिए कि 2 फरवरी 2022, इसमें डिजिट बताइए कौन से हैं? सभी 2 है। तो मूलांक 2 हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, 5 बार 2 है, तो जो इसका भाग्यांक है वो 10 पे आएगा तो 1 रह गया। सूरज और चंद्रमा दोस्त हैं, ठीक चलेगा, बाकी बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन उस मोमेंट का, उस समय का आप कुंडली देखिए, उस दिन कुंभ राशि थी और जो कुंभ में गुरु जी थे, तो चंद्रमा और गुरु इकट्ठे थे, गजकेसरी योग बना हुआ है, बहुत शानदार योग, बड़ी शानदार कुंडली बनती है। अब हम सिर्फ ये न्यूमेरोलॉजी पे देख के कि और डिजिट है ही, भाई आपके डिजिट नहीं है ना, उस मोमेंट पे 9 के 9 ग्रह थे। अब मैगी नूडल जो 2 मिनट में बनाओगे उसका उतना ही विश्लेषण मिलेगा, और जब पूरी आराम से तुम दाल मखानी बनाओगे तड़का मार के तो उसका विश्लेषण अलग मिलेगा। तो जब आप कुंडली देखेंगे तो 9 ग्रह के 9 ग्रह वहां प्रेजेंट है, और उनकी स्ट्रेंथ आप वैदिक के हिसाब से देखिए, लाल किताब के हिसाब से देखिए, बहुत अच्छी मिलेगी। मैंने दोनों अध्ययन किया था उस डेट पे, तभी कह रहा हूं। अब जो आप कहती हैं लाल किताब के योग, वो मैं आपको बताता हूं। लाल किताब ये कहती है कि आपकी कुंडली के पक्के 9वें घर में, पक्का 9वां घर, इसका मालिक भी गुरु है, कारक भी गुरु है, गुरु वहां बैठा है, और चंद्रमा उसका परम मित्र है, वो भी आके बैठ गया। अब वैदिक भी कहती है कि 9वें भाव में आपका गजकेसरी योग बना है, तो आप तो सेलिब्रिटी हो, राजा हो, समृद्ध हो। लाल किताब बहुत क्लियर स्टेटमेंट देती है कि आपके पक्के 9वें घर में शुभ का चंद्रमा बैठा है। ऐसा जातक चाहे कितने भी गरीब घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, बड़ा होते होते जहाजों का मालिक हो जाएगा। यानी हर कोई तो शिपिंग कारपोरेशन का मालिक नहीं होगा, लेकिन भावार्थ पे जाइए, बहुत ही समृद्ध होगा। और मैंने ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल अपनी लाइफ में देखे हैं जिनको मैंने प्रेडिक्ट किया और वो समय आने पे इतने बड़े बने कि उनको भी यकीन नहीं हुआ। इस तरह से होता है इसमें। अब और जो कैंसल कैसे होते हैं राजयोग, मान लीजिए मैंने आपको उदाहरण दिया, गुरु और चंद्रमा बैठे हैं। लाल किताब कहती कि अगर पक्के 11वें घर में केतु बैठ गया तो चंद्रमा बर्बाद। ये कोरिलेशन कोई नहीं बताएगा लाल किताब के अलावा, और ये फैक्ट है। अब हम देख रहे हैं कि 9वें में गुरु और चंद्रमा बैठे हैं, ये तो जहाजों का मालिक हो जाएगा। लेकिन जब 11वें में केतु बैठा, उसने कह दिया चंद्रमा तो बर्बाद हो गया। ये वैदिक नहीं बताती। तो यहां से हम बताएंगे भाई था तो बहुत बढ़िया राजयोग था, लेकिन वो भंग हो गया भैया, यहां केतु बैठ गया है। और यहां तक कि अगर केतु है किसी के और चंद्रमा मां होती है, यानी उसकी मां बर्बाद हो गई। और अगर जब आप किसी की कुंडली देखते हो, काफी बारी जैसे आप कहते हो इनकी कुंडली में पितृ दोष है, तो ये क्या होता है और इसके कोई उपाय होते हैं? मतलब इससे एक तो इम्पैक्ट क्या होता है, नंबर 1, और नंबर 2 इसके उपाय क्या हो सकते हैं? देखो, ये मुझे बताओ, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर वेरी एग्जिस्टेंस? आप कहां से आए हो? और वो कहां से? अपने पेरेंट्स से। वो अपने पेरेंट्स से, यानी हम आइसोलेशन में नहीं है हमारा एग्जिस्टेंस। जैसे उसने माँ को कह दिया ना, आई डोंट नो हु आर यू, ये तो उसने क्राइम किया ना। तो जब हमें वो पालते हैं, बड़ा करते हैं, हम पे इतनी मेहनत करते हैं, हमारे लिए दुख उठाते हैं और अपनी सारी संपत्ति दे के जाते हैं, तो जो उनके कर्म है ना, वो भी हमारे साथ लिंक्ड है, कोई अच्छे या बुरे जो भी है। और ये 7 जन्मों तक हमारा वैदिक जो है, हमारी साइंस जो एस्ट्रोलॉजी कहती है, ये 7 पीढ़ी तक चलता है हिसाब किताब। अच्छा, आपकी कुंडली में आपने कोई पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए, हम तो
पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं ना। एंड व्हाट इज योर हॉरोस्कोप, भाई आप किसके घर में पैदा हुए वही आपका स्टेटस है ना। उस मोमेंट पे जो गरीब के घर में पैदा हुआ वो तो सड़क पे खेल रहा है, और जो महलों में पैदा हो गया वो राजकुमार राजकुमारी वहां खेल रहे हैं और दुनिया के सारे सुख मिल रहे हैं। मोमेंट वही था। तो आपका जो हॉरोस्कोप है, इट इज नथिंग बट कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ डीड्स, वो तो आप कर रहे हैं। अब अगर आपकी कुंडली में राहु और गुरु इकट्ठे आ गए, अब राहु तो हमने डिस्कस किया क्या है, गुरु गुरु है, यानी आपने पिछले जन्मों में अपने किसी गुरु रूप, पिता भी गुरु का रूप है, गुरु भी गुरु का रूप है, उसको आपने बहुत टॉर्चर किया है, आप पे वो दोष आ गया। शनि और चंद्रमा इकट्ठे आ गए, शत्रु है, विष योग है, जहर है, ये जिंदगी में जहर घोल देते हैं। जिनके ये योग हो बड़ी दुखी रहते हैं। और सप्तम भाव में हुआ तो शादी नहीं होगी, होगी तो टूट जाएगी होने के बाद। तो ये अब चंद्रमा कौन है, दूध है, माँ है, स्त्री है, यानी स्त्री का दोष, स्त्री ऋण, हालांकि टोटलिटी में हम पितृदोषी सबको बोलते हैं। अब इसी तरह सूरज के साथ राहु आ गया, परम शत्रु। अभी हमने 1 और 4 की भी बात की ना, पटेगी नहीं उनमें। अब सूरज राजा है, राहु उसके साथ आ गया, तो आपके पिछले बुरे कर्मों की तरफ क्लियर इंडिकेशन है। और ये आपको इस जन्म में जीने नहीं देगा, हिसाब चुकता करेगा। और अगर इस पे 8वीं दृष्टि मंगल की पड़ गई तो ऐसे ही जैसे इंस्टेंटली गोली लगते लोग खत्म हो जाते हैं ना, आप इस तरह की रोज घटनाएं सुनते हैं, डेली हो रही हैं, न्यूज में सुनते हैं, वो इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब ये दोष आ गया, आपको पता लग गया, आपने चेक करवा लिया। अब इसके उपाय क्या हैं, वो करने चाहिए। जैसे पितृदोष निवारण के लिए एक तो श्राद्ध पक्ष है, हमारे हर साल आता है, हम अपने पितरों का श्राद्ध प्रॉपर वे में करें, उनको याद करें। और इसके दोष के लिए एक पूजा होती है पितृदोष की 3 दिन की, नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपुंडी। और उसके लिए सिद्ध स्थान है हरिद्वार, त्रिवेणी संगम प्रयागराज, विष्णुपद मंदिर गया, त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास। ये सब जो हैं आपके कुंभ के स्थल हैं, कुंभ के मेले लगते हैं। तो और भी जगह हैं कुछ, तो यहाँ जाके 3 दिन की पूजा अवश्य करा देनी चाहिए। और हो सके तो हर 4-5 साल में रिपीट करनी चाहिए। आपका जीवन बेटर होता चला जाएगा और वो आत्माओं की जो अतृप्ति है वो तृप्त होती जाएंगी और उनको अपने मोक्ष के लिए डायरेक्शन मिल जाती है और आप पे उनकी आशीर्वाद कृपा आती है। और ये हर एक को करने चाहिए। अब लाल किताब इसको कैसे डिफाइन करती है, 5वां पक्का घर सूरज का है और उसका कारक गुरु है, ये दोनों मित्र हैं। राहु इन दोनों का शत्रु है। अगर पंचम भाव में आपके राहु आ गया तो पिछले जन्मों के कर्मों का घर है 5वां पक्का घर। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है, यहाँ राहु आ गया है। घर किसका था, गुरु का और सूरज का। आपको तो ये बर्बाद करके छोड़ेगा। इसके फिर आपको पितृदोष निवारण की पूजा करो। 9वां पक्का घर गुरु का है, वहां भी अगर राहु आ गया तो पीड़ित हो गया। 6ठा पक्का घर बुध का है, बुध का है यानी बहन, भुआ, स्त्री। वहां चंद्रमा आ गया तो बुध पीड़ित, तो उसके उपाय करो। 4था पक्का घर चंद्रमा का है, वहां भी अगर बुध आ गया या राहु आ गया फिर पीड़ित, ये पितृदोष बन जाते हैं। मतलब सैकड़ों तरह से पितृदोष बनते हैं और मैं देखता हूं कि अराउंड 90% लोगों की पितृदोष होता ही होता है। तो अंकल एंड में अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आने वाले साल या जो आ रहे हैं या अगला साल ही अगर हम देखें तो लोगों को मेंटली क्या प्रिपेयर होके चलना चाहिए और कैसे अपनी जिंदगी को आगे लेके चलें, क्योंकि दिख रहा है कि साल टफ हैं। पर्सनल फ्रंट पे हो सकता है सबके लिए नहीं हो ऑफ कोर्स, बट एक एक अनकंफर्टेबलनेस है। तो कैसे लोग अपना माइंडसेट उसके हिसाब से बना के चले और क्या चीजें बिल्कुल अवॉइड ही करें? देखिए हमारे वैदिक में जो सिद्धांत है, हमारे सनातन में, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। अब ठीक है, मेरी ग्रह चाल और कुंडली इस समय ठीक चल रही हो, लेकिन सारे विश्व में जो हम अशांति देख रहे हैं और दुर्घटना देख रहे हैं तो मन तो शांत नहीं रहेगा ना। तो इस समय ये स्थिति बनी हुई है।
ये मुंडेन अफेयर में ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं। तो हमें अपनी दिनचर्या ठीक रखनी है। जो हमने ये उपाय डिस्कस किए, हनुमान जी की भक्ति है, सूर्य को जल देना, पीपल को जल देना, जीव जंतुओं की सेवा करना, इन सबसे कनेक्टेड रहिए और अपना जो है काम ईमानदारी से करिए, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें। संविधान है लाल किताब का, किसी से मुफ्त में कुछ ना लें, किसी का हक ना मारें, बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें। अब महिलाओं का सम्मान करें एक छोटा सा सेंटेंस है, पर इसको एलोबरेट करेंगे ना पूरा ग्रंथ भर जाएगा। और आजकल क्या हो रहा है, लोगों को अगर ये समझ आ जाए तो बहुत चीज़ें सुधर जाएं। और जी आसपास के जीव जंतुओं की सेवा करें। तो ये सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो लाइफ गोज ऑन और मन में शांति भी रहती है। ऑन दैट नोट आई थिंक मैं यही कहूँगी कि शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा बदलिए। जो आई थिंक जो सर ने लास्ट में बातें बताई हैं ना, वो अगर हम वैसी करेंगे तो आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी लाइफ की। तो और अगर आपको भी कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको सर तक भेजेंगे। अपनी डिटेल्स दीजिए, हमने सर की डिटेल्स भी नीचे डाली हैं, आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और वो बेटर भी है, क्योंकि जब आपको कुछ सवाल पूछने होते हैं तो इनके भी आपसे कुछ सवाल होंगे जो ये जानना चाहते होंगे, जो शायद हम कमेंट्स में आपको ना बता पाएं बहुत आसानी से। तो आप उनको डायरेक्टली प्लीज कांटेक्ट कीजिए, वरना आप इनमें से कोई भी उपाय करके अगर आपको थोड़ा सा भी फर्क पड़ा हो तो वो हमें ज़रूर बताइएगा। हम अपनी इंस्टा पे स्टोरीज पे वो शेयर करेंगे ताकि लोगों को समझ आए कि ये उपाय कितने इफेक्टिव हैं, कितनी इजीली हो सकते हैं और किस समय पे आपने ये किए हैं और किस समय पे उनको ये करने चाहिए। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वरना जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप तक ऐसी बातें नहीं पहुंच पाएंगी। और जिनको भी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप उनसे ये शेयर कीजिए, हो सकता है कोई ना कोई उपाय उनके लिए सटीक बैठे, उनके लिए काम कर जाए और आपको भी दुआएं मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग समझे क्या।